हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने गुलाम वंश को पूरा पढ़ लिया है और गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, उसको भी हमने डिटेल से देख लिया है। अब जो खिलजी वंश था उसका अंतिम शासक था मुबारक खिलजी, और इसको मरवा दिया गया था। जो खुसरो खान था उसके दरबार के अंदर एक गुजराती व्यक्ति, उसने इसकी हत्या करवा दी थी। उसके बाद राजपाट को उसने संभाल लिया था। उसके बाद एक व्यक्ति था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने क्या किया, खुसरो को परास्त करके जो दिल्ली की राजगद्दी है वो हथिया ली, और उसके बाद उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। तो जब वो हमने चैप्टर पढ़ा था तो देखा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका जो बेटा था जोना खान, तो जोना खान के द्वारा क्या किया गया था, जब वो बंगाल की विजय करके आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके विजय प्राप्ति की खुशी के अंदर एक लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा बनाया गया था। तो बाद में वही लकड़ी का जो महल या दरवाज़ा था उसके गिरने की वजह से क्या हुआ था, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद शासक कौन बनता है, उसके बाद शासक बना था जोना खान। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जोना खान के बारे में, जिससे कि हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर की हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसको कि हम जोना खान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, अब देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है जिसको कि जोना खान के नाम से जानते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये बता दिया गया आपको कि उसका रियल नाम क्या था, जोना खान, और किस नाम से ये गद्दी पर बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अब देखिए, एक जगह है राजा मुंदरी, वहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके अंदर कि जोना खान को क्या कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। अब अगर आपसे पूछ ले कि किस अभिलेख के अंदर जोना खान को दुनिया का खान कहा गया है, तो राजा मुंदरी के अभिलेख में कहा गया है। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपने शासनकाल के अंदर देखिए, एक तो सोने का सिक्का चलवाया था जिसे कि दिनार के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एक चांदी का सिक्का था जिसे कि अदली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी उसने कई अन्य धातुओं के सिक्के भी चलाए थे, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, तांबे वगैरह की, या कई अन्य धातुओं की भी मुद्राएं चलाई थी। तो यानी कि इसने अपने शासनकाल के अंदर क्या किया था, सिक्कों के साथ में बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि निम्न में से सिक्कों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और देखिए, ये अपने जो भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आपने पढ़े हैं अब तक, या जितने भी आगे पढ़ेंगे, उन सब के अंदर ये क्या था, ये सर्वाधिक शिक्षित था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा विद्वान और योग्य व्यक्ति था ये। तो इसके बारे में ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए, वो शिक्षित तो था ही, इसके अलावा वो जैसे कई भाषाओं का भी ज्ञाता था, जैसे कि अरबी और फारसी का महान विद्वान था। इसके अलावा सब्जेक्ट देखिए किस किस में उसको महारत हासिल था, जैसे कि खगोल शास्त्र, दर्शन, फिलोसफी, मैथ, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र इत्यादि के अंदर वो क्या था, पारंगत था। उसको विशेष यानी कौशल हासिल था इन सब क्षेत्रों के अंदर। लेकिन फिर भी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको पागल राजा की संज्ञा दी गई है। उसको यानी कि इतिहास के अंदर पागल राजा कहा जाता है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो कि सुपर फ्लॉप हो गई थी और उसके कारण उसको पागल सुल्तान कहा जाने लगा। अपनी योजनाएं, जो उसकी योजनाएं थी, और इसके अलावा उसके जो काम थे ये वो काफ़ी क्रूर यानी क्रूर किस्म के थे, अच्छे करते नहीं थे अच्छे कार्य इसके कुछ। इसके अलावा वो दूसरों की जैसे कोई परेशानी या सुख दुख उसको क्या होता है इसके प्रति वो उदासीन था। उसको कोई मतलब नहीं था कि भैया उसके काम से किसी को क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं। तो वो क्या था, लोगों के अंदर उदासीनता रखता था। तो इसी के कारण उसको क्या कहा गया है, उसको अन्य उपाधियाँ भी दी गई है, जैसे कि स्वपनशील, पागल या पागल राजा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त पिपासु यानी कि खून का प्यासा, ये सब संज्ञाएं जो है उसको दी गई है। अब देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी और फरिश्ता, इन्होंने जोना खान जो है उसको क्या माना है, इन्होंने इसको विद्वान वगैरह नहीं माना है। इन्होंने माना है कि क्या ये अधर्मी शासक था, यानी कि अच्छा शासक नहीं था, इसको अधर्मी शासक घोषित किया गया है।
अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपने चचेरे भाई जिसका कि नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसको एक पद दिया था जिसका नाम था नायाब बारबक। अब ये पद दिया था, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो अगला शासक आप पढ़ेंगे वो कौन होगा, जो इसका चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, वो अगला शासक बनेगा तुगलक वंश का। तो इसलिए ये बताया गया आपको। जैसे ही ये शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने क्या किया, जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो खलीफा की सत्ता थी उसको मानने से इनकार कर दिया था, उसी तरीके से जब गयासुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना तो इसने भी यही काम किया। यानी कि खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। जो उलेमा वर्ग था, यानी कि जो धार्मिक उसका संतों का वर्ग था या धार्मिकों जो पुरुषों का वर्ग था, तो उनका भी एकाधिकार समाप्त कर दिया। देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो उलेमा वर्ग हुआ करता था या जो तुर्क सरदार हुआ करते थे दरबार के अंदर, जो अमीर हुआ करते थे, इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था दरबार के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा चलती थी इनकी। तो इसने क्या किया था, आते सर्वप्रथम जो उलेमा वर्ग था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया था। यानी कि ये अपने शासन के अंदर धर्म और ये उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करता था, खुद का शासन ये अपने हिसाब से चलाने की सोचा करता था। तो उलेमा वर्ग का इसने एकाधिकार समाप्त कर दिया। और इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण काम था उसके अंदर ये भी था कि इसने जैसे वंशानुगत आधार पर जैसे पहले पदों को दे दिया जाता था, तो इसने क्या किया, ऐसा ना कर कर इसने कहा कि जो अधिकारियों की नियुक्ति है वो किस तरह से की जाएगी, वो उनकी योग्यता के आधार पर की जाएगी, ना कि वंशानुगत या फिर जान पहचान या सिफारिश के आधार पर वो की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर। ये इसने काम किया था। अब देखिए इसको इतिहास के अंदर पागल राजा क्यों कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके लिए इसने वही कई योजनाएं स्टार्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गई थी, कामयाब नहीं हो पाई थी। और जिस उद्देश्य के लिए किया था वो तो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि कुछ उल्टे ही काम हो गए थे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, पागल राजा कहा गया है, या भाई अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा गया है, विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है। या ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई किसके शासनकाल को प्रयोगों का शासनकाल कहा जाता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किए थे। देखिए अब जैसे ही ये शासक बना था तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो जो दोआब क्षेत्र होता है, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। जैसे एक नदी यहाँ बह रही है दूसरी यहाँ है, तो इसके बीच के अंदर जो भी एरिया बसा हुआ है, जो भी नगर या शहर बसा हुआ उसको बोलते हैं दोआब का क्षेत्र। तो दोआब के क्षेत्र में इसने क्या किया था, इसने सोचा कि भाई जो दोआब का क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, तो वहाँ से क्या है अच्छा से अच्छा कर वसूल करना चाहिए। तो इसने कर की जो कीमत थी, यानी कर की जो दर थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और 50% तक कर दी। इससे पहले देखेंगे जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने तो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी दर, जो कि यानी कि कुल उपज का 10वां भाग, अब ये ले रहा है उपज का दूसरा भाग, यानी कि आधा भाग इसने कर दिया। अब 50% किस लिए किया था, ताकि अच्छे से अच्छा कर वहाँ से वसूला जा सके। लेकिन क्या हुआ, जिस साल इसने मतलब ये योजना लागू की उस वर्ष जैसे वर्षा वगैरह नहीं हुई, तो नदियों में पूरी तरह से पानी नहीं आ पाया, और क्या हुआ कि दोआब जो क्षेत्र था वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो फसल वगैरह जो भी थी वहाँ से चौपट हो गई, पैदावार वगैरह कुछ नहीं हुई वहाँ पर। लेकिन फिर भी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो भी अधिकारी या सेना के लोग थे उनको वहाँ पर भेज दिया दोआब वाले क्षेत्र में, और कहा कि भाई मुझे कर चाहिए, किसी भी हाल में वहाँ से कर ला के दो। अब जो सैन्य अधिकारी उन्होंने क्या किया, वहाँ से ज़बरदस्ती किसानों से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब कर वसूलना ज़बरदस्ती प्रारंभ कर दिया तो इससे क्या हुआ कि जो किसानों में सुल्तान के प्रति अराजकता फैल गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह जब बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया कि तो उसको दबाने के लिए इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, थोड़ा ये शांत हुआ फिर इसने क्या किया, एक नए कृषि विभाग की स्थापना की। और क्यों की थी ये, क्योंकि ये कृषि के विकास के लिए। अब कृषि के विकास के लिए इसने क्या किया, एक विभाग था अमीर ए कोही, तो इसकी स्थापना कर दी अमीर ए कोही की। अब जो अमीर ए कोही था इसका क्या काम था, ये क्या कार्य करता था, ये देखिए क्या करता था कि किसानों को अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करता था, यानी कि कर्ज देता था किसानों को। और उस समय कर्ज को क्या कहते थे, तकावी या फिर सोनगर कहा जाता था, तो ये ऋण प्रदान करता था। इसके अलावा कृषि जो भूमि है, यानी कि जो खेत होता था किसान का, कि भाई उसको अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, ये काम करता था। और कृषि क्षेत्र के अंदर शस्यावर्तन प्रणाली, यानी कि फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रणाली, जैसे भाई सीजन में कोई और फसल उगा ली
तो उसकी कटाई के बाद सेम उसी फसल को नहीं उगाना है, उसके बाद दूसरी फसल को उगाना है, ताकि जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो बनी रहे। तो इसके लिए इसने शस्यावर्तन प्रणाली यानी लागू की। किसके थ्रू? अमीर कोई विभाग जो था उसके थ्रू इसने लागू किया। इसके अलावा जो नकदी फसलें होती हैं, नकदी फसलें यानी कि ऐसी फसलें जिनको बेचकर डायरेक्ट यानी कि पैसा कमाया जा सकता है, जैसे कि कपास, चाय, कॉफ़ी। खैर उस टाइम में तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कैश क्रॉप भी बोलते हैं, नकदी फसल भी, यानी कि जिसको उगाकर डायरेक्ट बेचकर पैसा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी फसलें उगाने पर इसने बल दिया। ये जो डिपार्टमेंट की स्थापना की थी अमीर को ही इसने बल दिया। इसके अलावा जैसे कि अकाल की वजह से ही विद्रोह हुआ था, तो इसने क्या किया, अकाल के अंदर जो उससे प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए क्या किया, एक आचार संहिता बनाई। यानी कि जब अकाल जब पड़ा था तो उससे संबंधित जो भी नियम कायदे कानून थे उसका एक संग्रह किया इसने, जिसको कि अकाल संहिता बोला जाता है। इसके अलावा भाई कृषि से कितनी आय इकट्ठा हो रही है, इस सब के लिए क्या किया इसने, अलग से एक रजिस्टर तैयार करवाया, यानी कि अलग से लेखा जोखा तैयार करवाया, जिसके अंदर की स्पेशल वही लिखा जाता था, वही आय लिखी जाती थी जो कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो ये काम इसने किया। और देखेंगे जो अकाल संहिता बनाई थी, इसे यही क्या थी, इसकी अकाल नीति थी, यानी कि अकाल से निपटने के लिए या अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए इसने क्या किया था, अकाल नीति बनाई थी। भाई आपसे कोई पूछ ले कि अकाल नीति किसने बनाई थी सल्तनत काल के अंदर, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसने इतनी सारी योजनाएं ये लागू कर दी, योजनाएं बहुत अच्छी है और भाई जनता के भले के लिए बनाई गई है। लेकिन क्या हुआ, अब इसके अंदर सरकारी के जो भी कर्मचारी जो डिपार्टमेंट के अंदर वही लगाए गए थे, उन्होंने क्या किया, जमकर खूब भ्रष्टाचार किया, किसानों से खूब पैसा लूटा। और फिर किसानों ने भी क्या किया, इसके अंदर रुचि लेनी कम कर दी, उदासीन हो गए इसके प्रति, कोई इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट इसके लिए। और फिर भूमि वगैरह भी अच्छी नहीं थी वहाँ पर। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि ये जो योजना इसने बनाई थी ये 3 साल तक तो चली, लेकिन तीसरे ही वर्ष क्या हुआ, ये फ्लॉप हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये योजना समाप्त हो गई। तो इसीलिए देखिए इसको पागल राजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो काम शुरू किया था जनता की भलाई के लिए किया था, लेकिन सब उल्टा ही पड़ गया, ये काम अच्छे से फलीभूत नहीं हो पाया इसका। तो ये तो थी पहली योजना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई इसने दूसरी योजना कौन सी चलाई थी। अब देखिए जो दूसरी योजना थी वो थी इसका राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय। अब ये देखिए राजधानी पर ये अपनी जो है वहाँ पर क्यों ले जाना चाहता है दूसरी जगह पर, क्योंकि एक तो दिल्ली सल्तनत काल में आपने देखा कि जो मंगोल आक्रमण थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसने सोचा जो कुतुबुद्दीन ये जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, की किसी ऐसे क्षेत्र को चुना जाए जो कि भाई ठीक सेंटर के अंदर हो, जहाँ पर मंगोल आक्रमण का खतरा ना हो। तो इसने फिर चुना था देवगिरी को। देवगिरी को इसने चुन लिया अपनी राजधानी बनाने के लिए। इसके अलावा इसको पता था कि जो देवगिरी वाला एरिया है वो क्या है, संपन्न एरिया है, दक्षिण भारत का, भाई वो वहाँ से नज़दीक है तो संपन्न एरिया है, धन धान्य से परिपूर्ण है। तो इसलिए वहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि एक तीर दो शिकार, मंगोलों से भी सुरक्षा, उसके अलावा धन धान्य से भी परिपूर्ण एरिया। तो इसने क्या फैसला किया कि जो राजधानी है वो दिल्ली से क्या कर देगा, ये दिल्ली से देवगिरी, यानी कि जिसको दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देगा। अब देवगिरी के बारे में आप थोड़ा सा देखिए। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, यानी कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, उसने देवगिरी का नाम क्या रखा था, उसने देवगिरी का नाम अपने नाम से रख दिया था, यानी कि कुतुबाबाद नाम रख दिया था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने इसका नाम क्या कर दिया था, दौलताबाद कर दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी या फिर दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करना चाहता था। तो इस योजना के लिए भी इसकी काफ़ी आलोचना हुई। अब इसने क्या किया, देखो लोग वहाँ से इतने सारे लोगों को ले जाना कोई संभव कार्य नहीं था, फिर भी ये जैसे ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ पर ले गया। अब ले गया तो क्या हुआ, वहाँ पर वो उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाए लोग, इसको भी वहाँ से संभालना ये काफ़ी मुश्किल हो गया, वहाँ तक के एरिया जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के एरिया जो भारत में आता था। तो इसकी ये योजना भी यानी कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद बस कुछ साल रहने के बाद इसने लोगों को फिर से दिल्ली वापस जाने की अनुमति दे दी और भाई खुद भी वहाँ आ गया दिल्ली ये। तो इस तरह से ये योजना इसकी असफल हो गई। इसके बाद तीसरी योजना देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो मैं आपको बता दूं कि पहले सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। अब उस समय में देखिए सिक्के जो थे वो सोने और चांदी के चलते थे।
तो इतना सोना चांदी वगैरह ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी। तो यानी कि किसी चीज़ के स्थान पर, किसी महंगी चीज़ के स्थान पर क्या था, जैसे कि भाई सोने की सिक्के की जगह पर किसी ने चलवा दिए तांबे के सिक्के, और राजा ने कह दिया कि जो एक तांबे का सिक्का उसका मूल्य कितना होगा, सोने के सिक्के के बराबर होगा। तो ये संकेत हो गया, यानी कि सांकेतिक मुद्रा हो गई कि है तो तांबे का, लेकिन संकेत किसका दे रहा है, ये सोना होने का संकेत दे रहा है। तो इस तरीके की मुद्राएं इसने चलवाई थी। तो देखिए क्या था ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने सांकेतिक या फिर कहे प्रतीकात्मक मुद्रा, यानी कि था तो तांबे का सिक्का लेकिन प्रतीक किसका था, वो सोने का प्रतीक था। तो प्रतीकात्मक सिक्के का प्रचलन करवाया इसने, ठीक बात है। अपने सिक्कों के साथ इसने बहुत सारे प्रयोग किए थे, इसलिए इसने जो एडवर्ड टॉमस है इतिहासकार, उसने इसको क्या कहा है, धनवानों का राजकुमार भी कहा है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब फरिश्ता के अनुसार, जो इतिहासकार फरिश्ता है उसके अनुसार क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक उसने पित्तल का सिक्का चलवाया था। इसके अलावा बर्नी जो है उनका मानना है कि इसने तांबे का सिक्का चलवाया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसने या तो पित्तल का चलवाया होगा या फिर तांबे का चलवाया होगा। लेकिन उसका जो मूल्य था वो किसके बराबर कर दिया था, इसने चांदी के सिक्के के बराबर मूल्य कर दिया था। जो चांदी का टका होता है उसके, यानी इल्तुतमिश ने जो चलवाया था टंका और जेतल, तो जो चांदी का टंका होता था तो उसके बराबर इसने वैल्यू कर दी थी उसकी। अब देखिए जब ये सिक्के इसने कर दिए, लेकिन जो सिक्के की जो टकसाल थी, जहाँ पर सिक्के वगैरह की जो ढलाई होती थी, जहाँ पर बनाए जाते थे, तो वहाँ पर शासक का यानी सुल्तान का कोई वो नियंत्रण नहीं था। तो इससे क्या हुआ भाई, लोगों ने ही अपने ही घरों के अंदर टकसालें बना ली और खूब धड़ाधड़ क्या करने लगे, वो सिक्कों का निर्माण करने लगे, ये तांबे पित्तल के सिक्के बनाने लग गए। तो इससे क्या हुआ, बाज़ार के अंदर बहुत सारे नकली सिक्के आ गए, या यूँ कहिए बाज़ार के अंदर क्या आ गई, बाढ़ आ गई नकली सिक्कों की। इससे क्या हुआ, लोग जिसको कर चुकाना है उसके अंदर ही वो नकली सिक्के देने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई, और राज्य को इतना अधिक नुकसान हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इससे क्या हुआ कि योजना जो थी ये फिर बंद कर दी सांकेतिक मुद्रा की, और इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ राज्य को। अब देखिए योजना में कोई कमी नहीं है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, नियंत्रण ना होने की वजह से ये योजना थी वो फ्लॉप हो गई, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा राजा को और जनता को। चलते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अन्य कौन सी योजनाएं थी। अब इसके बाद देखिए इसकी एक और योजना है, जैसे कि इसने इसके शासनकाल में दो अभियान हुए थे, एक तो था खुरासान का अभियान और एक कराचील अभियान। अब खुरासान यानी कि जो ईरान वाला एरिया है वहाँ का क्षेत्र, और जो कराचील है ये कौन सा है, ये जैसे जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है उसको कहा जा सकता है कराचील उस समय के अंदर। तो इसने क्या किया था, इसको खुरासान के अंदर अभियान करना था, सैन्य अभियान करना था। तो उसके लिए क्या किया, इसने एक विशाल सेना जो है उसका निर्माण किया, विशाल सेना बन गई, और जितने भी सैनिक थे उसके अंदर उन सबको क्या किया कि 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। यानी कि लड़ाई अभी हुई नहीं, सेना का जिस काम के लिए गठन हुआ था उससे पहले इसने क्या किया, जो सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया, अग्रिम वेतन दे दिया। लेकिन उसके बाद जो था वो दोनों देश जिसके विरुद्ध इसने अभियान करना था, तो उन दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत और जो खुरासान था, या यूँ कहिए तुगलक और जो खुरासान का शासक था, उनके बीच में समझौता हो गया, और क्या था, ये जो लड़ाई थी ये टल गई, ये लड़ाई हुई नहीं। तो इससे क्या हुआ, जो 1 साल का एडवांस वेतन दिया गया था वो ख़राब हो गया। अब भाई किसी को पैसा देना है होता आसान है, लेकिन वापस लेना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसको भी ये वापस लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, या नहीं भी ले पाया होगा। इसकी वजह से ये योजना बहुत ही इसकी ख़राब साबित हुई। इससे आप सोचिए कि जो सरकारी इसका खजाना रहा होगा उसको कितना नुकसान हुआ होगा, बेहद नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा इसका देखिए एक दूसरा अभियान था, कराचील का अभियान। अब कराचील जो है वो पर्वतीय क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, और बहुत ही भयंकर जंगलों से वो घिरा हुआ क्षेत्र था। अब इसने जो वहाँ के पहाड़ी जो शासक थे उनके ऊपर धावा बोलने के लिए क्या किया, एक सेना भेज दी, और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, खुसरो मलिक नाम से इसका एक सेनापति था, वो उस सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब ये जो सेना थी ये पहाड़ी क्षेत्र में चली तो गई, लेकिन वहाँ पर जो जंगल था, विशाल जंगल था, वहाँ पर क्या हुआ, ये जंगल में भटक गई ये सेना। अब भटक गई तो जितने भी सैनिक थे, काफ़ी सारे सैनिक थे, कोई भी वापस नहीं आ पाया वहाँ से। लेकिन अगर इब्न बतूता की बात करें, जो कि मोरक्को से आया था, जो मोरक्को का यात्री था और भारत में आया था, अगर उसके हिसाब से बात करें तो केवल 3 ही सैनिक या 3 ही अधिकारी उस सेना के अंदर से वापस आ पाए।
अब देखिए गई थी कई सौ की सेना, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग वापस आए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेवकूफ़ राजा या फिर पागल राजा। अब ये इसकी योजना थी, वो देखिए कितनी खतरनाक साबित हुई कि भाई पूरी सेना गई और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। तो इन्हीं सफलताओं के चलते इसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको पागल राजा की उपाधि क्यों दी गई है। योजनाएं बहुत अच्छी थी, योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया था। उसी के चलते क्या हुआ कि ये योजनाएं फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था। वैसे तो विद्रोह आपने पढ़ा कि भाई दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे सबके शासनकाल में विद्रोह हुए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके समय में कि सर्वाधिक विद्रोह हुए। तकरीबन उनकी संख्या अगर देखें तो 34 से 35 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए थे। अगर दक्षिण की बात करें तो लगभग 30 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में ही हुए थे। तो इसके काफ़ी सारे विद्रोह हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, लगभग हर क्षेत्र से विद्रोह हुए थे। जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वो आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण के अंदर दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो उन्होंने क्या किया था, 1336 ईस्वी के अंदर, इसी के शासनकाल के अंदर, जो विजयनगर है जिसको कि जो वर्तमान में जो कर्नाटक यानी कि हम्पी नाम की जगह है, वहाँ पर विजयनगर की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, 1336 ईस्वी में। वो इसी समय की बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब ये पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य तो वहाँ हम डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। इसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण काम था वो क्या था, जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे उलेमा वर्ग, उस पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। राज्य ये जो शासन के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, तो इसने क्या किया था, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया था। इसके अलावा देखिए इसने अपने प्रशासन के अंदर, जो इसके दरबार के अंदर इसने क्या किया था, यानी कि मुस्लिम तो थे ही थे, उसके अलावा इसने हिंदुओं और जो अन्य धर्म के लोग या फिर जो कोई विदेशी जो यात्री आया करते थे उस समय में, उनको भी अपने दरबार के अंदर स्थान दिया था। जैसे कि बताया मैंने, जो मोरक्का को यात्री था इब्न बतूता, वो इसके शासनकाल में आया था, तो इसने भाई उसको काजी की उपाधि भी प्रदान की थी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके प्रशासन में विदेशी और हिंदुओं को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा ये देखिए जो हिंदू धर्म होता था, होली का त्यौहार होता था, उसके अंदर भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेता था। यानी कि सभी धर्मों के प्रति वैसे तो देखिए समता की भावना ही रखता है, तभी इसके दरबार के अंदर सभी धर्मों के लोग थे। उसके अलावा जो हिंदू धर्म है उसके अंदर भी ये वो जो होली का त्यौहार है उसके अंदर विशेष रुचि रखता था। इसके अलावा ये वही जो जैन संत थे, जैसे कि जिन प्रभु सूरी, तो उनसे भी इनका विशेष लगाव था। एक वो गुरु हैं जम्बू जी, तो उनको इन्होंने भूमि दान में दी थी। तो इस तरीके से सभी धर्मों के प्रति समानता रखते थे। तो देखिए उसके बाद 1328 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमणकारी तर्माशरीन जो मंगोल आक्रमणकारी है उसने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में भाई? 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसने आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वहाँ पर पहुँच गया और उसने क्या किया, यानी कि उसको रिश्वत दे दी, यानी कि पहले ही उसको इतना पैसा दे दिया कि वो वहाँ पर आके लूटपाट करता, तो उसको काफ़ी सारा धन दे दिया कि आप भाई क्यों फिजूल में मेहनत करेंगे, आपकी सेना वहाँ जाएगी, कुछ लोग मारे जाएंगे, थकोगे, हारोगे, परेशान होगे, आप ऐसा करो कुछ पैसा यहीं पर ले लो और यहाँ से वापस लौट जाओ। तो इसके बाद देखो इसने पैसा दे दिया उसको, तर्माशरीन को, तो क्या हुआ, तर्माशरीन वहाँ से वापस चला गया। और तर्माशरीन जब भी इसके शासनकाल तक जैसे जिंदा रहा, तो मंगोलों ने आक्रमण कभी भी भारत की तरफ नहीं किया। तो इसने देखे किस तरीके से मंगोल आक्रमणकारियों से भी छुटकारा पा लिया। इसके अलावा जो इसने सिक्के चलवाए थे उसके ऊपर इसने अपनी विभिन्न उपाधियाँ भी लिखी थी, जैसे कि अल सुल्तान जिल्ली इलाह, ये इसकी उपाधि थी, ये लिखी थी। और ये लिखा था कि सुल्तान जो है वो क्या है, ईश्वर की छाया है, और सुल्तान ईश्वर का समर्थक है, ईश्वर का प्रतीक है। इस तरीके के वाक्यों को इसने अंकित करवाया था अपने सिक्कों के ऊपर। इसके अलावा मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसके शासनकाल के अंदर 1338 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, अफ्रीका के अंदर जो मोरक्को है वहाँ से एक विदेशी यात्री जिसका कि नाम क्या था, इब्न बतूता था, वो भारत के अंदर आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी के अंदर। अब सुल्तान ने क्या किया था, इसको काजी नियुक्त किया था, अपने दरबार में इसको स्थान दिया था।
इसके अलावा 1342 ईस्वी में जो इब्न बतूता है, इसको अपना राजदूत बनाकर इसने कहाँ भेजा, चीन के अंदर भेजा था। और उस समय चीन का जो शासक था वो कौन था, तोगन तिमूर नाम से शासक था, तो इसने चीन में भेजा था। पूछ लिया जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको भेजा था। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो रेहला नाम से है, तो पूछ लिया जाता है कि रेहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की। तो रेहला के अंदर इसने क्या लिखा है इब्न बतूता ने, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी पुस्तक के अंदर स्थान दिया है। यानी कि उस किताब के अंदर स्रोत है इसके बारे में जानने का, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने का। इसके अलावा इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि 1341 ईस्वी के अंदर जो चीन का सम्राट था, जिसका कि नाम था तोगन तिमुक था, उसने अपना राजदूत भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बौद्ध मंदिर थे वहाँ पर, तो उनके जीर्णोद्धार यानी कि वो टूटे फूटे हुए थे, तो उनके पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी थी। किसने, जो चीन का सम्राट था तोगन तिमुक, उसने मांगी थी। तो ये देखिए इसके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब इसके बाद इसकी है मृत्यु। इसकी मृत्यु कब हुई थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी 1351 के अंदर मृत्यु हुई थी। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब जैसे 1351 के आसपास, उससे पहले क्या था कि इसके जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अंदर, दिल्ली के आसपास वाले एरिया के अंदर प्लेग फैल गया था, प्लेग बीमारी फैल गई थी। तो सुल्तान जो यूपी के अंदर कन्नौज नाम की जगह है, वहाँ पर एक नगर हुआ करता था स्वर्ण नगरी, तो वहाँ पर रुक गया कुछ समय के लिए, उससे बचने के लिए प्लेग से ही कि वहाँ पर फैला हुआ, मैं अभी नहीं जा सकता, तो वहाँ पर रुक गया। उसके बाद ये 1351 में ही यानी कि सिंध अभियान के लिए चला गया, वहाँ से ही कन्नौज से ही। तो सिंध अभियान से जब ये जा रहा था सिंध अभियान पर, तो रास्ते के अंदर ही ये क्या था, बीमार हो गया था, गंभीर रूप से बीमार हो गया था, बुरी तरह बीमार हो गया था। और 1351 ईस्वी के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु पर जो बदायूनी है उन्होंने क्या लिखा है, बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को, ये सुल्तान कर लेंगे, कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब भाई जो प्रजा थी वो सुल्तान से परेशान थी, और सुल्तान था वो प्रजा से ही परेशान था अपने शासनकाल में। तो दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, मृत्यु मिल गई। मृत्यु मिल गई यानी कि 1351 में उसकी मृत्यु हो गई, तो प्रजा भी फ्री और राजा भी फ्री। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।